तो चलिए अब हम लोग समझते हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर को जितना बढ़िया तरीके से हम लोग समझ सकते हैं उतना कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी के, लेकिन मुझे लगा फिर स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट्स की तरफ से भी डिमांड आया कि सर इसको हिंदी में ही किया जाए तो सही रहेगा, तो हिंदी में हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो आपके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होता है उसको थोड़ा इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए कोशिश है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो अमेरिकी संविधान है जो सर्वप्रथम इस प्रस्तावना का कंसेप्ट को अपनाया था। उसके बाद बहुत सारे देश ने अपनाया, फिर हम लोगों ने भी अपनाया, हमारे संविधान ने भी अपनाया। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और शिक्षाविद विशेषज्ञ एन पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो प्रस्तावना बिल्कुल बात सही कि एक परिचय पत्र की तरह काम, परिचय पत्र की तरह है, आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, जैसे नानी पालिकीवाला बोलते हैं। इसे संविधान के सार भी बोला जाता है और इसे संविधान के परिचय अथवा भूमिका भी कहते हैं। ठीक है, सो नानी पालिकीवाला एक प्रसिद्ध न्यायविद है और लॉ के ज्ञाता हैं, तो इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि एक परिचय पत्र की तरह है हमारे प्रीएम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो आपके पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा पे, उसी पे आधारित है। ठीक है, तो आज भी हमारा प्रीएम्बल्स जो बात किए थे पंडित नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पे, जो उन्होंने पेश किए थे, उस प्रस्ताव पे ही हमारा संविधान रेडी किया गया। बहुत सारी चीज़ और भी इंक्लूड किया गया, लेकिन मेजर चीज़ें वही थी। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, एक समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष है ना, सेकुलरिज्म, और अखंडता शब्द को, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था इस प्रीएम्बल में। ठीक है जी, तो ये हो गया कुछ भूमिका। तो संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है, जैसे आज हमारा संविधान क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, क्या बोल रहा है इसको समझते हैं, पहले रीड करते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 को तंत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एज इट इज, जैसे हमारा प्रीएम्बल्स है उसको ऐसे रीड करता है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना का जो चीज़ें हैं उसको इधर तोड़ कर बताया है कि प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है। क्या क्या है, पहला कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। तो प्रस्तावना में का 4 मूल स्रोत है कि बोलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। तो बोलता है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग है ना, एक भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सोर्स कहाँ से आता है, लोगों से आता है, शक्ति जो मिलता है लोगों से मिलता है, लोगों, बी द पीपल ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, तो पहला। दूसरा, भारत की प्रकृति क्या है, किस तरीके का देश हम लोग बनाना चाहता है। तो हमारा प्रीएम्बल घोषणा करता है कि भारत एक संपूर्ण संप्रभु यानी सोवरेन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है।
तो एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश हम लोग बनाना चाहते हैं। इस तरीके का देश हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग संविधान इसलिए बनाया ताकि ऐसा हमारा भारत बने। तो आज संप्रभु है ही हमारा देश, है ना, और समाजवादी है ही, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक है ही, गणतांत्रिक भी है हम लोग, राज्य व्यवस्था वाला तो देश है ही, है ना, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश तो है ही। ठीक है, तो ये हमारे देश की प्रकृति हो गया कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य क्या है, हम लोगों ने संविधान बनाया क्यों। ठीक है, तो ये वाली बात है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, कि पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। तो सभी लोगों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता व बंधुत्व का संबंध हो, इसलिए संविधान हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, चौथा, संविधान लागू होने की तिथि बोलता है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग इसे अंगीकृत, है ना, आत्मअर्पित और अधिनियमित करते हैं और कहते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हम लोग आज से संविधान को मानेंगे, इसमें जो भी प्रोविजंस है, जो भी चीज़ें हैं उसे अपने ऊपर लागू करेंगे और इस देश को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कुछ प्रियम्बल्स का जो 4 तत्व है उसको तोड़कर बताया हुआ है। तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है, अब इस शब्द को एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा पॉलिटी में। तो प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द है संप्रभुता, सोवरेनिटी की सोवरेन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। तो इन सभी जो वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल्स में, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है, इसको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला वर्ड है संप्रभुता, सोवरेन या सोवरेनिटी। ठीक है, कि हमारा देश सोवरेन है। कैसे है, देखिए कि संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। न तो हमारा देश किसी दूसरे देश पर निर्भर है और न ही हमारा देश किसी देश का डोमिनियन है कि वो देश जैसे जैसे बोलेगा, बातें कहेगा, जैसे जैसे ऑर्डर देगा उस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है ऊपर काम करेगा। ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं और यह अपने मामले आंतरिक अथवा बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारे भारत के ऊपर इसके ऊपर कोई नहीं, हमारा सरकार जो चाहे वो कर सकती है, न इसके आंतरिक मामले में कोई दखल कर सकता है, नहीं इंटरनल मामले में, नहीं एक्सटर्नल मामले में, ना आंतरिक मामले में और ना ही बाहरी मामले में, है ना। मान लीजिए बाहरी मामले में, आंतरिक मामले में कि नक्सलवादी को रोकना है भारत में, नक्सलिज्म को ख़त्म करना है, तो देश के ऊपर है, सरकार के हाथ में, जैसे ख़त्म कर दे। इसमें कोई दूसरा देश नहीं आकर बोलेगा कि भाई देखो तुम लोगों के साथ गलत कर रहे हो या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, चल तुम मुझे क्या सिखाएगा, चल निकल यहाँ से। इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, तो तुम मुझे मत सिखाओ। अब बाहरी मामले कि मेरे को किसी देश से रिलेशन रखना है, नहीं रखना है, हाँ, पाकिस्तान से हो चाहे यूएसए से, क्या ऐसे कोई भी आपके रिलेशंस को बनाने के लिए, फॉरेन रिलेशंस को बनाने के लिए मुझे उसके साथ कोऑपरेट करना है, नहीं करना है, ये मेरे ऊपर है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो इंडिया इज ए सोवरेन, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर आइए। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा की किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। तो राष्ट्रमंडल वही जो ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ नेशंस का जो एक कंसेप्ट है, तो उस कॉमनवेल्थ के हिस्सा हम लोग है। मान लिए कि ठीक है भाई, कॉमनवेल्थ का क्राउन ब्रिटिशर्स का जो राजा रानी है वो है, लेकिन उससे मेरे ऊपर, मेरे सोवरेनिटी पे, हमारे देश की सोवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और कोई उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉमनवेल्थ वो नेशंस होता है जो एक समय पे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तो उन सभी नेशंस को मिलाकर, उन सभी देश को मिलाकर कॉमनवेल्थ नेशंस माना जाता है। ठीक है, और उसका जो प्रमुख होता है वो ब्रिटेन का महारानी होता है या राजा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कॉमनवेल्थ का नेशन बन गए तो ब्रिटिश जो कहेगा भागता ही कि नहीं, मारेंगे यहाँ से बस। ठीक है,
तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि हमारे ऊपर भी एक समय पर वो लोग राज कर नहीं रहा था। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है बिल्कुल। तो इसी प्रकार भारत की संप्रभुता संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करता है। तो मान लो कि यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने भारत का सदस्यता है संयुक्त राष्ट्र में, तो क्या उससे भी हमारा सॉवरेनिटी पे इफेक्ट आता है? नहीं, सॉवरेनिटी में इफेक्ट नहीं आता है। जो संयुक्त राष्ट्र का जितने भी लॉज कानून है वो देश के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मत कीजिए, अपने देश में लोगों का ख्याल रखिए, है ना, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन मत कीजिए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि देश के लिए ही खतरा है तो मेरी मर्जी, ह्यूमन राइट्स जाए भाड़ में, ठीक है। तो इसमें यूएन ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। भाई इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, ध्यान रहे ठीक है। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश की सीमा में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। यानी हम किसी भी देश के किसी भी पार्ट को दे सकते हैं, किसी भी दूसरे देश के भाग को ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो बहुत ही घुच-पुच है ना, कि कुछ हिस्सा इधर घुस गया है भारत में, कुछ हिस्सा इधर भारत का बांग्लादेश में घुस गया है। तो उसे संभालना, बॉर्डर सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ी परेशानी हो जाता है। तो भारत ने एक एग्रीमेंट किया, आई थी, हाँ याद तो समय तो नहीं याद है, लेकिन भारत ने एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद जो भी रीजन्स भारत के इधर पड़ता था उस भारत को दे दिया, बाकी जो रीजन्स बांग्लादेश की तरफ पड़ता था भारत का वो छोड़ दिया। तो एज अ सॉवरेन स्टेट हम किसी भी देश के क्या कर सकते हैं, उसके भाग को ले सकते हैं, अपने देश में जोड़ सकते हैं, और हम अपने देश राष्ट्र के, हम अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से को किसी दूसरे देश को दे भी सकते हैं, वहाँ से अपना कंट्रोल हटा भी सकते हैं, ठीक है, यानी हिस्सा दवा छोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर कोई नहीं, जो सर्वोच्च है वो भारत है, ठीक है। भारत की अथॉरिटी है, भारत की सरकार है, ठीक है। और न इंटरनल मामले में, न एक्सटर्नल मामले में, न आंतरिक मामले में, न बाहरी मामले में कोई इंटरफेरेंस कोई किसी का नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये हुआ। तीसरा, एज ए सॉवरेन कंट्री हम किसी भी मुद्दे पे यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सदस्यता ले चुके हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस के हम लोग भी मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमारे सॉवरेनिटी पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, तीसरा और चौथा कि हम एज ए सॉवरेन नेशन हम किसी भी देश को भाग को अपने देश में मिला सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सिक्किम के साथ किया, तो सिक्किम अपने देश में मिला लिया, ठीक। वहाँ के जब लोग राजी थे, वहाँ के जो पॉपुलेशन था वो देश में, भारत में मिलना चाहता था, इंदिरा गांधी के समय था, नहीं मिला लिया उन्होंने। तो हम मिला सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री है, ठीक है। आई होप आपको सोवरेनिटी का मतलब यानी संप्रभु का मतलब समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग समाजवादी। थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए ताकि आवाज़ सही आएगा। चलिए, अब आई समाजवादी की बारी। व्हाट इज सोशलिज्म? इन 1976 42वें 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, वही नीति निर्देशक यानी DPSP के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। तो 42वें संविधान संशोधन से पहले भी हमारे संविधान में DPSP में सोशलिज्म का कंसेप्ट, समाजवादी का कंसेप्ट ऑलरेडी है, लक्षण मौजूद है वहाँ पे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया, और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसे उसके अनुसार कार्य किया। तो
जो चीज़ें पहले हमारे संविधान में अंतर्निहित थी, जो ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा था, जो अंदर लिखा हुआ था, उस चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लिख दिए, प्रियम्बल में लिखे कि भैया हम एक सोशलिस्ट कंट्री भी है। बस इतना बात कर रहे हैं। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को अपनाया 1955 में। अब नेहरू जी आपको पता है कि सोशलिज्म से कितना प्रभावित थे, है ना। तो यूएसएसआर का उन पर अच्छा खासा प्रभाव था। तो मानते थे कि यूएसएसआर का इकोनॉमी जिस तरीके से सोशलिज्म की वजह से, जो सोशलिस्ट फिलॉसफी है उसकी वजह से अच्छा कर रहा है, तो अगर भारत में हम लोग भी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाते हैं, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए क्योंकि भारत के पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीबी में जूझ रहा है और इंडिया इज अ पुअर कंट्री। उस समय तो था ही, अब ठीक है थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन भारत नेहरू जी को लगता था कि अगर सारी चीज़ों पे अरे मैं कहाँ चला गया यार, हाँ ठीक तो है, सोशलिज्म वही तो है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी के सहारे बढ़ता हुआ आगे काम करते चले गए। सोशलिज्म वही तो है, मैं कंफ्यूज हो गया, सोशलिज्म कैपिटलिज्म, सोशलिज्म वही तो है, ठीक है। समाजवाद, तो नेहरू जी का मानना था कि जो गरीब तबके वर्ग है उन सभी को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, इसलिए उन्होंने आबादी से सत्र में प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, कि हम लोग समाजवादी स्वरूप को स्थापित करेंगे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। तो इंडियन समाजवाद जो है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, न कि आपको समाजवादी समाजवाद है, यानी जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है या जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है वो नहीं है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद हम लोग फॉलो करता है। तो इस दोनों में अंतर होता है, जिसे राज्य मिश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। इसमें समाजवादी समाजशास्त्र में क्या होता है कि सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जितना भी उत्पाद करने का और वितरण करने का सभी जो साधन है वो सब के सब सरकार के हाथ में होगा, यानी राष्ट्रीयकरण होगा, और निजी संपत्ति थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह बिहेव करता है, जहाँ पे आपके क्या होगा कि सार्वजनिक निजी क्षेत्र तथा मौजूद होंगे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है लोकतांत्रिक, अच्छा मैं इधर पढ़ा भी नहीं, है ना, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी फॉलो फूलेगा और आपके गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा से काम करेगा। तो हम क्या यहाँ पे क्या फॉलो करें कि हमारा जो लोकतांत्रिक, समझिए आप, समझाता हूँ मैं, पहले मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ, तो आप समझिए क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद, हम लोग हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद को फॉलो करते हैं, न कि समाजवादी समाजवाद को। तो लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो, और समाजवादी समाजवाद यानी मार्क्सिस्ट जो आपके सोशलिज्म है उसको वो हुआ। तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी उत्पाद हो रहे हैं, वितरण हो रहे हैं, सब पे सब राष्ट्रीयकरण यानी राज्य का पूरा हक है। कोई निजी, कोई पर्सन जो पर्सनल व्यक्ति है या निजी व्यक्ति है उसके पास है ही नहीं है, यानी प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे नहीं है, सारा के सारा गवर्नमेंट सेक्टर है। ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का कंसेप्ट है। लेकिन हम लोग क्या फॉलो करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की तरह बिहेव करता है और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जहाँ पे क्या है कि सार्वजनिक सेक्टर भी यानी प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा और वहीं पे आपके गवर्नमेंट सेक्टर भी चलेगा, ठीक है, समझ गए कि सार्वजनिक क्षेत्र वो निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद है। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी प्राइवेट आपके गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, दोनों साथ ही साथ फल फूलेगा। तो हमारे देश में देख लीजिए प्राइवेट कंपनीज भी है आपको, और LIC इज़ अ बिग एग्जांपल ऑफ आपके गवर्नमेंट कंपनी का, और बाकी जो प्राइवेट कंपनी का भरमार है, ठीक है।
तो हम लोग जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं ताकि जो हमारे देश में गरीबी है, ठीक है, उपेक्षा है, बीमारी है, अवसर की समानता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है लोगों को काम करने के, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद को फॉलो करते हैं अपने देश में, लोकतांत्रिक समाजवाद का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे आपके, और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करें, क्योंकि गरीब पॉपुलेशन है तो इसलिए ज़रूरी है सभी का भला, ठीक है। जो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। तो मार्क्सवाद और गांधीवाद कि गांधी जी बोलते थे कि सेल्फ सस्टेन बनो, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, और मार्क्सवाद बोलता है कि सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका है, तो हम लोग ज़्यादा गांधीवादी समाजवाद की ओर झुके हुए हैं। कहने के लिए लिख दिया है, लेकिन ठीक है, अब हमारा देश एक कैपिटलिज्म के रास्ते पे निकल चुका है। हमारा देश एक कैपिटलिज्म, और बोलता है ना कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म, एक क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और एक क्या होता है, एक और अच्छा होता है ना। तो इन सारे रास्ते पे हम लोग निकल गए हुए हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रास्ते पे हम लोग निकल गए। अब हमारे देश में मैक्सिमम चीज़ें कैपिटलिज्म की थ्योरी पे चल रहा है। आप देखो, अच्छा है, और कैपिटलिज्म थ्योरी सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उससे अच्छा परफॉर्म करता है। सोशलिज्म तो अच्छा ही है कम से कम, मतलब जो मेरिटोक्रेसी होता है, यानी जिसमें क्षमता है, जो काम करने वाला उसके उसके गुण के, उसके मेरिट को सम्मान मिलता है कैपिटलिज्म में। आज अमेरिका इतना आगे क्यों है, कैपिटलिज्म के रास्ते पे है, तो इसलिए वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अच्छा फलता फूलता है, तो अमेरिका आगे है। इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी की तरह अब हम लोग काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ होगा वो सब मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके समाजवाद के मतलब, ओके। तो हम लोग कैसा फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, सीधा बोले तो, ठीक है। और आपको अब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी से धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष को ही सेकुलरिज्म बोलता है हिंदू में। हाँ कर दो, हाँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यदि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसके कोई संदेश नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। मतलब हिंदी शब्द भी देखा घुमा देता है, इसलिए हिंदी के विद्यार्थी को भी समझ में नहीं आता। देख लीजिए क्या लिखा हुआ कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो आपको पता है कि 1976 में इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी प्रियम्बल में जोड़ा, ठीक है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, क्या कहा कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, कि यानी जो आपके सेकुलर स्टेट्स का जो कंसेप्ट है उसको हमारे संविधान में अच्छे तरीके से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए तो हमारे पास क्या है, संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ठीक है कि सेकुलर स्टेट्स का कंसेप्ट हमें ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि एक सेकुलर स्टेट ही बनाना है। तभी तो हम लोगों के पास क्या है, राइट टू रिलीजन और अपने धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है आपके पास। 25 से 28 तक आपके पास फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान निर्माता था उन्होंने दिया हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता सभी अवधारणाएं विद्यमान है कि धर्मनिरपेक्ष देश तो हैं ही हम लोग, ठीक है।
और हमारे देश में सभी धर्म का सम्मान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। ओके, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं हम लोग, किसी भी रिलीजन से कोई छेड़खानी नहीं। हम लोग पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ, फिर आपको पॉजिटिव कंसेप्ट और नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म समझाता हूँ। ठीक है, आप स्किप कर देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग इस पार्ट को स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो हम लोग समझ रहे थे पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यानी सकारात्मक सेकुलर धर्मनिरपेक्षता और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमारे देश में क्या फॉलो होता है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सब धर्म समभाव। तो सरकार सभी धर्म का समर्थन करता है। जैसे आप एग्जांपल से दूँ मैं आपको, तो जैसे मान लो कि आप देखते हो कि कोई भी ऐसा फंक्शन आपको रखा है, आपके हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या कोई सिख भाई हो या ईसाई भाई हो, कोई भी धर्म हो, तो सरकार क्या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सरकार उसको परमिशन अलाउ करता है। वहाँ के जो भी थाना वगैरह होता है उसे परमिशन लिया जाता है, और फिर उसको, जैसे मुहर्रम का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब हमारे मुस्लिम भाई लोग मुहर्रम को सेलिब्रेट करता है तो क्या होता है, सरकार उसको परमिशन देता है, प्लस में सिक्योरिटी वगैरह देता है कि आप अपने फंक्शन को अच्छा से काम परफॉर्म कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से हिंदू भाई में भी क्या होता है, सरकार सपोर्ट करता है। तो हमारा सरकार सपोर्ट करता है सभी धर्मों को, इसलिए हमारे देश में इसे पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहता है कि भाई तुम धर्म के मामले में कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, स्टेट को धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं, सिक्योरिटी की बात यहाँ नहीं चलेगी, ठीक है ना, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ये वाली बात वेस्टर्न कंट्रीज में। चलिए, आई होप आप धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझिए। धर्मनिरपेक्ष ठीक है, हमारे संविधान में तो नहीं, ऊपर नहीं दिख रहा था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों के पास कि भाई अपने हिसाब से आप किसी भी धर्म का पालन कीजिए, विश्वास कीजिए, आचरण कीजिए, व्यवहार कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, जैसे जिस तरीके से मर्जी है उस तरीके से इसको अपने आपको मान सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का यहाँ पे बात है, संविधान इतना हम लोगों को फ्रीडम देता है। चलिए नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, कि संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभु के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। तो लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो क्या है, लोगों के हाथ में। तो जितने आप देख लो, सरकार हटाना है, सरकार बनाना है, किसके हाथ में, लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता चाहेगी आज मोदी जी की सरकार को हटा दो तो हटा दो, हट गया। हाँ, हालांकि चुन कर भेज दिए हैं तो अब ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपके जो एमपीज़ लोग होते हैं सपोर्ट्स अपना हाथ खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो जो अल्टीमेट पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है, ठीक है।
अब आगे आते हैं हम लोग, फिर समझ में आएगा आपको और चीज़ें। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। अच्छा, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। इसका नाम है परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव्स, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, ठीक है। तो ये जो आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इन सभी चीज़ों से, इन सभी इनिशिएटिव्स के थ्रू अपने सरकार को चुनता है या इलेक्ट करता है या उस पर कंट्रोल रखता है, ठीक है। रेफरेंडम के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू प्रवर्तन, यानी सरकार बुला लेता है कि भैया चलो रिजाइन करो, तुम काम नहीं कर रहे हो देश के लिए, लोगों के लिए, जिस बात पे आपने चुनाव जीता था, जिस बात में आपने लोगों का भरोसा जीता था, अब वो काम ही नहीं कर रहे हो तो रिकॉल कर लेता है। तथा जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट भी हो जाता है, लोगों से पूछ लिया, ठीक है। ये सब वर्ड है ना, आप इस सभी को गूगल पे आप देखिएगा डिफिनेशन, ठीक है। बड़ा अच्छा उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप गूगल पर जाकर उसको डिफिनेशन को देखिएगा कि सब में जो माइन्यूट डिफरेंस है वो क्या है। छोटा डिफरेंस दिखेगा आपको, उसको समझिएगा। हिंदी मीडियम तो हिंदी में करके देखिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से। सो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मैं इसको 10 बार देख चुका, फिर भी भूल जाता हूँ। सो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट पे आ गए हैं, ठीक है। ये सब डायरेक्ट का इनिशिएटिव से पहले, तो दूसरा अब हम लोग इनडायरेक्ट पे हैं कि दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाती हुए कानून का निर्माण करते हैं। तो जो हम इनडायरेक्ट लोगों को हम लोग चुनते हैं, उसमें क्या होता है, जो हमारे चुने हुए लोग होते हैं वही क्या सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और फिर सरकार चलाते हैं, कानून वगैरह बनाने का काम करता है और फिर देश चलाता है, ठीक है। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक आपके संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होकर यानी राष्ट्रपति के अधीन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, और राष्ट्रपति के अधीन जैसे यूएस वाले हैं, यूएस में फॉलो होता है। तो इसलिए वहाँ पे आप प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो खूब हड़कंप मचता है, क्योंकि अल्टीमेट पावर्स किसके हाथ में जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में। और जब हमारे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो खूब हड़कंप मचता है, क्योंकि जो अल्टीमेट पावर होता है वो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इंग्लिश में बोलता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या है, ठीक है। तो इसी को हमारा देश फॉलो भी करता है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो जो आपके कार्यकारिणी होता है यानी सरकार, वो विधायक के प्रति, जो लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेवार होता है, ठीक है। वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सामयिक चुनाव होता है। ये सब क्या है, डेमोक्रेसी का करैक्टर है, करैक्टरिस्टिक्स डेमोक्रेसी का है कि वयस्क अधिकार मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार है, एक सर्टेन एज के लोगों को। दूसरा कि सामयिक चुनाव होता है, समय समय पे चुनाव होता है, ठीक है। कानून की सर्वोच्चता है, ये भी कानून की सर्वोच्चता है कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव की अभाव है। भारतीय राज्य व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्वतंत्र है, और भेदभाव के अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप है। तो क्या क्या है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण का क्या रूप है। पहला कि वयस्क मताधिकार है। उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है कि जो हमारे कार्यकारिणी होता है, यानी जो हमारे
जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि बताओ भैया आपने इतना पैसा कहाँ खर्चा किया, या ये काम बोल रहे थे करने के लिए, लोग जवाब मांगते हैं कि आप बोल रहे थे ना कि इस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ हो गया मुद्दा, बोल रहे थे नौकरी देंगे, कहाँ हो गया नौकरी, बा कहाँ हो गया, घुस गया। तो समझ रहे हैं ना, तो लोग पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाबदेही ठहराना पड़ता है, जवाबदेह अपना क्या बोलता है उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरा कि वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि एक सर्टेन एज के व्यक्ति, जितने भी 18 साल के हमारे भाई बहन से, सभी के पास मत देने का अधिकार है, तो ये भी है। ठीक है, दूसरा सामयिक चुनाव होता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, लोकसभा हो विधानसभा हो दोनों का चुनाव हर 5 साल पे होता है। कानून की सर्वोच्चता है, रूल ऑफ लॉ है कि आपके जो कानून है वो सभी पे अप्लाई होगा, तो सब पे चलेगा। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी न्यायालय हैं, वो सब क्या है, स्वतंत्र है, सरकार पे उस पर कुछ किसी का दबदबा नहीं चलता है। दूसरा भेदभाव की अभाव है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो ये सब क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। तो हमारे प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ आपके राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करता है कि बस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो जाना चाहिए, बल्कि क्या बोलता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से भी लोग आपसी में बराबरी हो, भाईचारे का भावना हो, आर्थिक रूप से गरीबी अरबी के बीच में जो खाई है उस खाई को भरना पड़ेगा, है ना। हायर लोअर का जो कंसेप्ट हमारे समाज में है सब वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ लोकतांत्रिक शब्द का मतलब ये सब भी है, ना कि सिर्फ बस वोट देने का अधिकार दे दिया तो लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है, इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था। तो इस जो राजनीतिक लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है, इस पर अंबेडकर साहब ने कुछ बोले। जैसे क्या बोले संविधान सभा में कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसमें उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं इस्टेब्लिश हो सकता देश में, यानी राजनीतिक लोकतंत्र जब तक नहीं आ सकता जब तक आप सामाजिक रूप से लोगों को लोकतांत्रिक न बना लोकतांत्रिक नहीं हो पाए। यानी समाज में जो हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, आप देखो दलित वर्ग है, तो इन सभी के पास कितना अधिकार है, न के बराबर अधिकार है। कहने के लिए हम लोगों ने अधिकार तो सबको दे दिया है, लेकिन कितने अधिकार को यूज कर पाता है। इसलिए अंबेडकर साहब बोलते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आना चाहिए देश पे, तो पहले आपको सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी समाज में सब कोई हायर लोअर, जो अमीरी गरीबी के जो बीच है, ये सब खत्म होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता व भ्रातृत्व को मान्यता देती हो, है ना, कि भाईचारे की भावना हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ये आपस में मिलाकर एक त्रय की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इसमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। तो जो स्वाधीनता है, समानता और भ्रातृत्व की जो मान्यता है कि अब अगर आप स्वाधीन नहीं है तो हर कोई समान नहीं है, अगर आप समान नहीं है यानी इक्वल्स नहीं है तो फिर आप स्वाधीन नहीं है। ठीक है, और फिर अगर स्वाधीन और समान नहीं है आप सभी कि हर किसी के पास उतना राइट्स है कि सब कोई कर सकता है, और समानता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो फिर आप फ्रेटर्निटी की बात ही मत कीजिए कि भाईचारा कहाँ से आ जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, सिंपल सी बात देखिए, आपने देखा होगा कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत कम ही दोस्ती होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के इक्वल्स नहीं है, समान नहीं है। पैसे के मैटर्स में देख लीजिए या आपको स्टेटस के मामले में देख लीजिए, दोनों क्या है, समान नहीं है। इसलिए गरीब और अमीर के बीच में शायद दोस्ती आपको मिलेगा, लेकिन अमीर और अमीर के बीच में फटक दिन दोस्ती हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टेटस समान है
है ना, दोनों के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस इतना है कि दोनों मैच कर जाता है तो जल्दी दोस्ती हो जाता है। तो जब समानता होती है तो दोस्ती भी आ जाती है, फ्रेटर्निटी आ जाती है। और जब समानता होता है तो आपके दोस्त, मान लीजिए कि उसको बाइक हाँकने का मन है, बुलेट पर चढ़ने का मन है, तो आप भी जब उसके इक्वल्स है, आपके पास उतना धन है, तो आप भी बुलेट खरीदो, आप भी चढ़ो, है ना। तो जब समानता आती है तो क्या होता है, आप लिबरल रहते हैं, आपके पास स्वाधीनता होती है। फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट, स्वाधीनता को क्या बोलता है, हाँ, लिबर्टी बोलता है। तो अब आप लिबर्टी को लिबर्टी को एंजॉय करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब, मान लो कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो क्या अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो गरीब बच्चा भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? शायद कर सकता है, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकता? तो मेरे पास तो ये लिबर्टी, जो स्वाधीनता वाली बात है, मेरे ऊपर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या गरीब बच्चे पे हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो ये बात है, और क्योंकि इक्वल्स नहीं है, तो जब अब स्वाधीनता नहीं है उसके पास, है ना, और नहीं समानता है, तो क्या वो जो गरीब बच्चा है और मुझ में भाईचारे की भावना होगा? गरीब आदमी कहाँ से आ गया, मतलब मैं ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन लोग करते हैं कि नहीं, तो भाईचारा की भावना नहीं आएगा। तो ये जो तीनों कंसेप्ट है ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, कि अगर आप स्वाधीन नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप समान नहीं हैं, एक दूसरे से समान नहीं है, ठीक है। उसी तरीके समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन तीनों को आप अलग ही कर दोगे तो इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य, देखिए लिखा ही हुआ है कि समानता के अभाव में जब सब कोई इक्वल्स नहीं होगा तो स्वाधीनता से क्या होगा कि कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी, कि जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर अमीर लोग चढ़ जाएगा, ठीक है। क्या? स्वाधीनता के नाम पे। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उस उद्यम को समाप्त कर देगी, कि वही अगर समानता नहीं है तो क्या हम जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्या गरीब के बच्चे भी कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर उसके मन में भी आएगा तो वो कहेगा यार छोड़ो यार, पैसे कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, कैसे मैं अपने आप को टैकल कर पाऊँगा, कमाऊँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, ये वाली बात है। तो समानता नहीं है तो स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। व्यक्ति पहल उद्यम को समाप्त कर देता है, जो व्यक्ति के इनिशिएटिव्स होता है उसको ख़त्म कर देता है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्याख्या दी थी कि संविधान एक समतत्वपूर्ण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का लक्षण रखता है, कि सभी तरीके से आपका डेवलपमेंट हो, समाजवादी व्यवस्था का स्थापना का लक्षण रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए, ताकि देश इस तरीके से बने जहाँ पे सब कोई इक्वल्स हो, ठीक है, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से सभी को समान अधिकार हो। तो ये बात हुआ डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है, समझे? आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग क्या समझे कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। उसके बोलता है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, जिसमें समय समय पे चुनाव होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो आपके ये जो तीनों कंसेप्ट हम लोग समझे कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वाधीनता, समानता एंड भ्रातृत्व का जो कंसेप्ट है, ट्रिनिटी के तौर पे, ट्राई के रूप में, इस तीनों को आप अलग अलग करके नहीं दे सकते। अगर आप अलग अलग कर दोगे तो फिर जो पर्पस है डेमोक्रेसी का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग गणतंत्र पे आते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राज्यशाही और गणतंत्र, ठीक है। तो एक राज्यशाही और गणतंत्र में हम लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको हम लोग बांट सकते हैं। तो राज्यशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारिता के माध्यम से
माध्यम से पद पर आसीन होता है या होती है, जैसा कि ब्रिटेन में है। ठीक है, वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आती है, जैसे अमेरिका में। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं कि एक राजशाही है और एक गणतंत्र है। राजशाही में क्या होता है, जो राजा रानी होते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य प्रमुख, वो क्या होते हैं, चुन कर नहीं आते हैं। वो रानी के बेटा हो गया, राजा के बेटा हो गया, वही लोग सक्सेशन के थ्रू उत्तराधिकारी के तौर पे आते रहते हैं एक के बाद एक। लेकिन वही दूसरी तरफ आप गणतंत्र में देखोगे तो गणतंत्र में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो चुन कर आते हैं। वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन चुन कर आते हैं। ठीक है, और निश्चित समय के लिए होता है, चुन कर आते हैं, जैसे अमेरिका में है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब होते हैं, क्या उनका इलेक्शन होता है, फिर चुन कर आते हैं, फिर प्रेसिडेंट बनते हैं, हेड ऑफ स्टेट बनते हैं। लेकिन आपके ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का राजा रानी महारानी क्या होता है, जब तक है वो जिंदा तब तक वो रहेगी, उसके बाद वो मर जाएगा तो उसका बेटवा बनेगा, या बेटिया है तो बेटिया बनेगा, फिर वो मरेगा तो फिर उसका बेटिया के बेटवा बनेगा। तो समझ रहे हैं ना, इस तरीके से चलता है, सक्सीड करता है। तो हम लोग भी क्या है, गणतंत्र ही है, हमारा देश भी गणतंत्र है वैसे। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत एक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आती है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हम लोग भी गणतंत्र ही हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका ही सिर्फ गणतंत्र है, हम लोग भी गणतंत्र हैं। हमारे जो हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब, वो क्या चुन कर ही जाते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो आपके लोकसभा राज्यसभा में जो हम उत्तराधिकारी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब लोग चुनकर हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं और फिर उनको सेलेक्ट कर भेजते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, उनका क्या चुनाव होता है। तो यहाँ आप अगर मान लीजिए राष्ट्रपति आप भी बनना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। यहाँ पे कोई राजा का बेटा है वही नहीं बनेगा, है ना। तो ये हम लोग गणतंत्र है, यहाँ पे गणों का तंत्र है। ठीक है, गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसा राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो पावर्स होता है संप्रभुता की, वो यहाँ पे जो राजा रानी के हाथ में होता है, यहाँ पे राजा रानी के हाथ में नहीं है, यहाँ पे किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में। अब लोग चाहे तो किसी को भी हेड ऑफ स्टेट बना सकता है, किसी को भी कुर्सी पे बैठा सकता है। दूसरी कि विशेषाधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, कि कोई यहाँ पे राजा का बेटा नहीं, कोई रानी का बेटा नहीं, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सबको क्या है, इक्वल्स है। ठीक है, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला हुआ है। तो आप किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वो बिना किसी भेदभाव के आप भी वहाँ पे जाकर काम कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे मान लो UPSC वाला बात है, तो क्या भेदभाव करता है, हम लोग भी तैयारी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, गरीब हो अमीर हो सब कर सकता है कि नहीं। सभी के लिए क्या है, ओपन है। बस भारत के सिटीजन है, आपके लिए ओपन है, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये हुआ गणतंत्र का मतलब। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं न्याय का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, व्हाट इज जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति, दिख रहा है ना आपको, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तो जो राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का जो सुरक्षा है वो मौलिक अधिकार के द्वारा किया जाता है और नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे राजनीतिक अधिकार आपके पास है ना, बोलने, कहने, वोट देने का अधिकार है आपके पास, है मौलिक अधिकार है ना आपके पास, कि आप सब कोई लॉ के नज़र में क्या है, इक्वल्स है, सब कोई समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार होगा, है ना। यही तो है सामाजिक न्याय, कि समाज में आपको किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई उपहास नहीं किया जाएगा। आप किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी क्षेत्र से आते हैं, किसी भी जाति से आते हैं, यहाँ पे क्षेत्र की बात नहीं है, क्षेत्र एक ब्रॉड सेंस में देखें तो है, लेकिन बाकी मान लो कि किसी को नौकरी देना है तो जो स्टेट्स होते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए स्पेशल थोड़ा लोगों को रिजर्व करते हैं, ये अलग बात है। तो लेकिन अब मान लो कि हर व्यक्ति के साथ जाति हो, रंग हो, धर्म हो, लिंग के आधार पर बिना किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है ना, समान व्यवहार करना पड़े। इसका मतलब है समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। तो किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, सबको इक्वल है, सब कोई समान है, ठीक है। और जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो हमारे पिछड़े भाई बहन हैं, वो हमारे वुमेन हैं या हमारे महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन सभी के लिए इस तरीके से काम करना है कि इन लोगों के स्थिति में सुधार हो। तो ये हुआ सामाजिक न्याय की बात। दूसरा है कि आर्थिक न्याय क्या है भैया, कि आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्थिक कारणों की वजह से, कि आप गरीब है, अमीर है, ठीक है। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तो संपदा, पैसा वैसा के मामले में, या आप कितना कमाते हैं, संपत्ति कितना है आपके पास, इन सभी को कोई नहीं देखने जा रहा है, सब कोई क्या है, समान है आर्थिक रूप से। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय को परिलक्षित करता है। तो जो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय इधर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप ही उसी को बोलता है अनुपातिक न्याय, ठीक है। और जब इस दोनों सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को मिला दोगे तो आप ये अनुपातिक न्याय आ जाता है। अनुपातिक न्याय को क्या बोलता है इंग्लिश में, प्रोपोर्शनल, खूब अच्छा वर्ड वो यूज करता है, इसको भूल रहा हूँ मैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। बिल्कुल बात है कि राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, वही कि ऑफिस में आने की बात हो, कि आप किसी वर्ग से आते हो आप आराम से आइए, देश का सेवा कीजिए, अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, कि आप कोई भी वर्ग हो, कहीं से भी आते हो, आपको भी सरकार तक अपने बात को पहुंचाने का आपके पास हक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया था। तो इस जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं हम लोग वो सब कहाँ से लिए हैं, रूसी क्रांति से लिए हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। क्या पूरा ख़त्म कर दे आज ही, क्या बोलते हैं जनता, ख़त्म कर देते हैं ना, आइए ख़त्म ही कर देते, क्यों छोड़ते हैं कल के लिए, आज ही ख़त्म करते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए, न्याय का मतलब देख लिए। तो जो आपके जस्टिस का कंसेप्ट क्या है कि बस सिर्फ राजनीतिक न्याय से काम नहीं चलेगा भैया, क्या होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके से हमें न्याय मिलना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में कि व्हाट इज स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि किसी भी तरीके के गतिविधि पे, लोगों के किसी भी तरीके की गतिविधि पे किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तो सरकार का काम क्या है कि लोग जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें कोई सरकार बीच में अपना दिमाग ना लगाने आए, ठीक है। आप ऐसा सिस्टम बनाइए ताकि सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि देश का विकास हो, ठीक है। और व्यक्ति का विकास होगा तो अल्टीमेट किसका विकास होगा, देश का विकास होगा, ठीक है। आज मान लीजिए मैं
अच्छा पैसा कमाने लगता हूँ तो क्या इनकम टैक्स जाएगी, सरकार के पास जाएगी। कोई भी काम कुछ भी खरीदूंगा मैं तो उससे क्या सरकार को टैक्स बन के जाएगी। तो उससे क्या मेरा विकास तो देश का विकास। अगर देश के लोग ही अमीर हो जाएंगे तो देश ऑटोमेटिक अमीर हो जाएगा। तो देश का एक पिल्लर क्या है, लोग ही तो हैं। और जो मजबूत पिल्लर है, जो इम्पोर्टेंट पिल्लर है वो क्या है, लोग ही हैं। चलिए, देश के पास सब कुछ है, अगर लोग ही नहीं अच्छे तो कुछ नहीं। अमेरिका आज क्या है, अमेरिका अगर इतना डेवलप है और हेजमनी पावर जिसे बोला जाता है अमेरिका के पास है तो क्या क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ के लोग डेवलप हैं, इसलिए अमेरिका डेवलप है। क्या अमेरिका के पास लैंड है, हमारे पास नहीं है, ज़मीन है अमेरिका के पास, हमारे पास ज़मीन नहीं है, उससे ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास, है कि नहीं। रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास भी है। तो सब चीज़ हमारे पास एज इट इज, बस फ़र्क क्या है, वहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड है, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे देश के लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं। ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स में फंस के रह जाते हैं, है ना, जाति धर्म में फंस के रह जाते हैं, वो लोग अपना डेवलपमेंट में फंस के रह जाता है। ये वाली बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है आज ये बात। सो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, क्या बोल रहा है, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रस्तावना क्या बोलता है कि आपके मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, सुरक्षित करता है ना। अगर आपका इसका हनन हो रहा है तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कानून का दरवाज़ा सीधे खटखटाया जा सकता है। ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो सकता है, वायलेट होगा तो आप क्या जा सकते हैं कि नहीं, सीधे जाइए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये हुजूर ठन ठना ठन ठन सुनिए, देखिए सरकार मेरे पास साथ क्या किया, हमारा फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार छीन लिया हमसे। क्या नहीं करने दे रहा है, तो बोलने नहीं दे रहा है, लिखने नहीं दे रहा है, कहने नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। बिल्कुल बात है कि भारतीय लोकतंत्रता को सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, सो फ्रीडम बहुत ज़रूरी है भैया, है ना, लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, परम आवश्यक है, तभी जाकर आप इंडियन लोकतंत्र को चला सकते हैं आप। सो हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है ना। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है ना। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित, क्या बोल दिया, संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। किस शर्त मतलब लागू होता है, कुछ शर्तें लागू होता है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये अभिप्राय नहीं कि आप कुछ भी करने के लाइसेंस, आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, है ना। जब गाड़ी चलाने का आपके पास अधिकार है तो ऐसा नहीं कि आप किसी के घर में गाड़ी चला दें और किसी के देह पे चला दिए, है ना, किसी को कुचल दिए, ये नहीं चलेगा। मतलब कुछ सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, ये हुआ। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता के नाम पे अब देश के सॉवरेनिटी के यूनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा है ना, संप्रभुता का खतरा है, तो क्या करेगा सरकार? सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके स्वतंत्रता को छीनेगा, अब वो पकड़ेगा और क्या करेगा, नज़रबंद कर देगा, कैद कर लेगा। ठीक है, क्योंकि देश के बाद सबसे ऊपर। ठीक है, तो पब्लिक मोरालिटी और सिक्योरिटी के नाम पे आपके पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आपके जो स्वतंत्रता का जो बात है उसको सरकार छीना जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है। समझे सर? चलिए, तो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है,
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक घूंट, ताकि एनर्जी आएगा अंदर से, एनर्जी कम आ रहा है। तो ये हुआ। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में गाड़ी चला दें, है ना। आपको ध्यान रखना है कि किसी घर में नहीं, रोड पे चलेगा। चलिए, समानता का मतलब क्या हुआ? क्षमता, समानता नहीं, समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध, बस सिंपल। तो समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सब कोई क्या है, इक्वल है, समान है, ठीक है। और जो आपको अवसर का प्रदान, अवसर मिलेगा, सरकार द्वारा जो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सभी के लिए समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपके चाचा विधायक है और आपके पापा जी विधायक है तो आपको कहेगा कि चल बेटा यूपीएससी के प्रीलिम्स क्या दोगे, मेंस क्या दोगे, चलो आजा इंटरव्यू सीधे ले लेता हूँ और सीधे आपको आईएएस बना देता हूँ, मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं निकालेंगे, सीधे आईएएस बना देता हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। सबके लिए क्या है, समान अवसर। तो अगर आपके चाचा विधायक हैं, कुछ भी है, आप आइए यूपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिए, प्रीलिम्स दीजिए, मेंस दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, फिर इंटरव्यू निकालिए, फिर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप आईएएस बन जाइए, नहीं तो चल निकल, रास्ता देख। तो क्या है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है, ठीक है। समानता का मतलब कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा आपको, फूफा के लड़का हो या फूफू की लड़की हो, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। इस उपबंध में समानता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। तो किस तरीके से समानता की बात है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ओके। जैसे मौलिक अधिकारों व निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करता है। तो जो मौलिक अधिकार आपके पास है वो सब क्या है, नागरिक समानता को सुनिश्चित करता है। जैसे अवसर की विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि सब कोई कानून के नज़र में समान हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश का निषेध, है ना, कि आपके साथ इन सभी आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो जो आपके पब्लिक जो ऑफिसेस है उसमें आपको समान अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17 बोलता है कि आपके साथ कोई अनटचेबिलिटी वाली बात नहीं परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उपाधियों का अंत है कि कोई उपाधि नहीं, कि राजा के राजा हो तो तुम, राजा के वंशज के हो तो तुम्हें बोलेगा श्री श्री 108 है, ये कौन दोना महाराजा के राजा, ये सब नहीं चलेगा, नौटंकी, ठीक है। सब कोई क्या है, समान है। हाँ, रख लो बाबू मुंशी लाल, ऐसे नाम रख सकते हो, श्री श्री बाबू मुंशी लाल, ठीक है। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करके प्रतीत होता है। संविधान 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होता है। और प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। तथा दूसरा है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, थोड़ा रुकिए। प्लस संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं, ठीक है, जो राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करते प्रतीत होता है, ओके। पहला क्या है भाई, यानी बोल रहा है कि राजनीतिक समानता, ठीक है, पॉलिटिकली सब कोई क्या है, समान, ओके। तो पहला क्या है कि आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो अथवा किसी भी वर्ग से हो, इस आधार पे आपको मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। आर्टिकल 325 करने का मतलब, मतदाता सूची क्या होता है, वोटर लिस्ट। जब आप वोट डालते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा में अपने क्षेत्र के विधायक को चुनने के लिए, अपने क्षेत्र के एमपी को चुनने के लिए, उसी में जो वोटर लिस्ट बनाया जाता है ना, हाँ, तो इस नाम पे आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा कि हाँ आप इस जाति से हो, इस लिंग से हो, इस वंश से हो, ये सब नहीं चलेगा नौटंकी साहब, ये आर्टिकल 325 बोलता है। तो ये राजनीतिक समानता इस्टेब्लिश करने का पहला काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 326 क्या बोलता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों यूनिवर्सल लिटल फ्रेंचाइज के नाम पे
यूनिवर्सल लेटरल फ्रेंचाइज का ही प्रावधान है और उसी पे दोनों का चुनाव होता है। तो आप अगर एक सर्टेन एज पार कर चुके हैं तो बधाई हो, आप भी वोट दे सकते हैं। 18 साल का हो गए हैं तो आइए, आपको माला पहनाते हैं और फिर वोट गिराते हैं, ठीक है। तो अब की बार किसका सरकार? अब की बार अपना सरकार। अरे अपना वाला मतलब आपसे नहीं समझ है ना, केजरीवाल वगैरह मत समझ लेना, केजरीवाल ऐसा के गुंडागर्दी कर रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39, तो आपके जो अनुच्छेद 325 है, क्या बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग कहीं से भी आते हो, इस कारण से आपके इलेक्टोरल रोल में आपको इंक्लूड करने से मना नहीं कर सकता। अगर मना कर रहा है तो 2 हाथ लगाओ, पहला। दूसरा कि यूनिवर्सल लेटरल फ्रेंचाइज पे ही लोकसभा और विधानसभा का क्या इलेक्शन होगा। तो आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो आर्टिकल 326 के तहत आपके पास वोट देने का अधिकार है। दूसरा बोला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है। तो जो आपके DPSP के आर्टिकल 39 है बोलता है कि महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उसके जीवन यापन के लिए इतना साधन मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन सही से जी पाए, ठीक है, और सही इक्वल काम के लिए इक्वल वेतन मिलना चाहिए। तो समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए भैया, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कि लड़की है तो चलो 300 में काम चल जाता है, लड़का है तो अरे भाई 400 तो देना पड़ेगा ना, ये नहीं चलेगा। अब लास्ट टॉपिक है बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है? फ्रेटर्निटी से बोलता है। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, कि आपसी में भाई की भावना रखो ना यार, काहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हो, भाईचारे की भावना रखो। 9th क्लास में एक बड़ी अच्छा सुंदर फ़ोटो था आपके NCERT में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये तो नारा चलता ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर फ़ोटो था, उसमें सब कोई गले मिल रहा था, ठीक है। तो भाई की भावना रखो यार। तो संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो इंडियन सिटीज़न है, बस आप भारत के किसी भी कोना में जाइए, दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, पूर्व में जाइए, है ना, और कहाँ जाइए, पश्चिम में जाइए, कहीं भी जाइए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं भी जाइए, आप बस भारत के नागरिक होना चाहिए दोस्त, और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो इससे क्या होता है? ब्रदरहुड प्रमोट होता है, भाईचारे की भावना प्रमोट होता है। तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 बोलता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी में, कि यह हर भारतीय नागरिक को कर्तव्य होगा, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर इन सभी से वर्ग, देखो बोलना है ना कि आप धर्म से ऊपर उठो यार, धर्म से छोड़ो, ऊपर उठो, भाषाई से ऊपर उठो। ऐसा नहीं कि तू कन्नड़ नहीं बोल रहा है, तू तमिल नहीं बोल रहा है, तो हिंदी वाला है ना, तो मराठी नहीं बोल रहा है, गधा ही है, ठीक है। इन सभी को छोड़ो, क्षेत्रीय का छोड़ो कि तुम बिहार से आते हो, मानेंगे बस, बिहारी है तो का भारतीय नहीं है, मानेंगे बस। वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है, और इन सभी से उठकर ऊपर क्या करना है, गले लगाओ एक दूसरे को और भाईचारे की भावना को प्रमोट करो, ठीक है, प्रोत्साहित करो। तो प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला क्या है कि व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो आपको जो लोगों के बीच में जो समानता की बात है बंधुत्व की, भाई क्या प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना है। पहला कि व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता। तो व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और देश का यूनिटी इंटीग्रिटी पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए दोस्त, ठीक है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये तो शुरू में हम लोग देख चुके थे, जोड़ा गया, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के M मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है, देख लिए, व्यक्ति के गौरव के क्या मतलब है उसे समझिए आप। अर्थ है कि संविधान न केवल व्यक्तिगत रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित, क्या पढ़ता है यार तुम भी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी
के अनुसार क्या बोलते हैं मुंशी साहब कि व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ठीक है, आप उसके व्यक्तित्व में झांका झांकी मत किया करिए, सब कोई का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। जैसे आपके इसके अलावा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो जैसे फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51 ए है, वो बात क्या बोलता है, क्या कहता है कि आप जितनी भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तोराई तोराऊ तोराई, ये सब गलत चीज़ है। जो ये सब क्या है, वुमेंस की जो डिग्निटी है उसको धूमिल करता है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों को त्याग कीजिए और देश की एकता और अखंडता को रक्षा के लिए काम कीजिए। ठीक है, तो आप जो गाली वगैरह देते हैं ये सब सही चीज़ नहीं है, इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। एक तो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और सीमाई आयाम भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्य के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? तो हमारा आर्टिकल 1 बोलता है क्या कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्य के संघ के रूप में, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि भारत क्या है, राज्य के संघ के रूप में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टेट्स मिल कर आपस में मिल कर क्या भारत को बनाया है, नहीं, यहाँ पे सबको पकड़ कर दबोच कर बनाए हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई अलग होने का कोई हक नहीं है। कल होकर बिहार और यूपी मुंह उठाकर नहीं बोलेगा अब तो मैं चला, तू अपना देख मैं अपना देख, ऐसा नहीं चलेगा बबुआ। समझ रहे हो ना, पकड़ूंगा, दबोचूंगा, धक्के कियाऊंगा और फिर इधर लेकर आऊँगा। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी राज्य के पास अलग होने का संघ से कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति पर परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बधाव पर पार पाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी क्षेत्रवादी, नक्सलवादी, जातिवादी, जो भाषावादी है, इन सभी मुद्दों पर आप उठकर खड़ा नहीं करें कि आप अगर मेरे भाषा को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो हम दूसरा डेट बना लेंगे, तो दूसरा डेट बना लेंगे तो समझ रहे हैं ना, तो दूसरा हाथ टूट जाएगा आपका। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। अमेरिका समझ रखे होगा, अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है। वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं ना, वो सब आपस में मिलकर अमेरिका को बनाया है। भारत में थोड़ी ना है, भारत तो सब कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ है स्टेट्स के बीच में कि अगर तुम मेरे राइट्स को सुरक्षित नहीं करोगे और मेरे अधिकार को तुम सम्मान नहीं करोगे तो हम कल तुमसे अलग हो जाएंगे, पिया जी डिवोर्स ले लेंगे। अच्छा बेटा, डिवोर्स तो देंगे, अच्छा से देंगे तुझे, है ना। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला खेल नहीं है जो, है ना। यहाँ पे कोई न्यायालय काम नहीं करेगा, यहाँ पे देश की यूनिटी की बात है। चलिए मजाक बहुत कर लिए, क्या करें, आप ही लोग हैं एक जो जिसके साथ मजाक कर लेते हैं थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते। ज़िंदगी है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है हमारे संविधान में, इसको देखते हैं। अब लास्ट ही ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है, 10-20 मिनट में, कि प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक कर्तव्यों का, नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। ठीक है, इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। बिल्कुल, संविधान सभा के जितने भी हमारे संविधान सभा के मेंबर्स हैं, उन सभी का जो आदर्श था, उन सभी का थॉट, जो फिलॉसफी जो चाहते थे देश में, वो सब क्या है, उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाली
नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषा क्या है, सपना जो देखना चाहते हैं, जैसा भारत बनाना चाहते हैं, अभिलाषाओं की परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या बोलते हैं? अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। बिल्कुल, जो इंडियन मूवमेंट्स में और आपके जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और संविधान सभा के जितने मेंबर्स थे वो सब तो लगभग फ्रीडम फाइटर्स ही थे। तो वो लोग जो सपना देखते थे वो आज हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या है, वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, तो क्या है प्रस्तावना? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, जिसमें भविष्य दिखता है कि हम अपना भारत ऐसा बनाना चाहते हैं। कैसा? सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और लोगों को क्या देना है? जस्टिस देना है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, है ना, ये सब जस्टिस देना है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर साहब जो हैं, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो आप जितने भी हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी शेड्यूल है, जितने भी पार्ट है, वो सब इन्हीं चीज़ों को इस्टेब्लिश करना चाहता है। जस्टिस होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो काम है वो सब प्रस्तावना में आपको फिलॉसफी देखने को मिल जाएगा, आत्मा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर प्रस्तावना को समझ गए तो आप समझ जाए कि भारतीय संविधान करना क्या चाहता है, क्यों भारतीय संविधान को लिखा गया है। ठीक है, ये बात। तो सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट बार्कर साहब क्या बोलते हैं? संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, ठीक है, कुंजी नोट कहते हैं। या वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। तो जो आपके अर्नेस्ट बार्कर साहब हैं वो इतने प्रभावित थे प्रस्तावना से, वह प्रस्तावना के पाठ से इतना प्रस्तावित थे कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में का शुरुआत भी इसी से किया है, प्रस्तावना से। ठीक है, शुरुआत में ही इसका उल्लेख किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला बोलते हैं, एम हिदायतुल्ला हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश। हाँ, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। क्या बात है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीक़ों को दर्शाया गया है। कितने तौर तरीके हमारे राजनीतिक समाज में, इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति की परिवर्तित कर सकती है। क्या बोल रहा है? इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो जो संकल्प है उसे ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए क्रांति चाहिए, एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो इससे भी सुंदर हो। ठीक है, इससे सुंदर क्या है? भारत के संविधान तो एक फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है साहब, ठीक है सर, मैडम्स। चलिए, अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है कि नहीं है, इस पे भी थोड़ी सी झगड़ा हो चुका था। क्यों हुआ था उसको हम लोग समझते हैं। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, तो वीरवारी संघ मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या कि प्रस्तावना संविधान के निहित सामान्य प्रयोजनाओं को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं कि जो आपके आर्टिकल्स के जो अर्थ होता है, जो शब्द लिखा गया है, तो उसका बहुत सारा अर्थ निकल जाता है। अब उसको समझने के लिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रस्तावना हेल्प करता है।
तो अनेक अर्थ निकलता है। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो उस समय कुछ सुप्रीम कोर्ट का मूड कुछ और था, तो बोला कि संविधान का ही भाग है प्रस्तावना। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सारा चीज़ क्लियर कट हुआ। क्या केशवानंद भारती केस में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। सो LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, क्या कहा? प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। ठीक है, तो दो तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति को सर्वस्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान के भाग है, लेकिन प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति के स्रोत है और न ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है कि आप प्रस्तावना के से आप जो भी लिखा है उस पर आप अपने अधिकार को निकालना शुरू कर दिए। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात करता है, सोवरेनिटी की बात करता है, तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलता है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, यानी न्यूट्रल पार्ट है। ठीक है, दूसरा कि यह गैर न्यायिक अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि आप प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि साहब देखिए ये तो प्रेमस में लिखा हुआ है, आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा सर। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपने क्या बोलते हैं उसको, केशवानंद भारती केस के जजमेंट को नहीं सुना था क्या? मैंने बोला था क्या कि प्रस्तावना तो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का, लेकिन आप उससे कोई पावर गेन नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम ध्यान रखा कीजिए, जाओ पढ़ के आओ। बोलेगा क्या, जितेंद्र के क्लास नहीं देखा था बच्चों, जाकर देखो। ठीक है, मजाक कर रहे हैं दोस्त, दिल पे मत ले लेना। चलिए, ये तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देख भैया भाग तो यही है, तो संशोधन भी कर ले यार। क्या प्रस्तावना में संविधान के धारा 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। यथाचित याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब जो अपील डाला हुआ तो उसने बोला क्या, याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्टिकल 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में लिखित है को ध्वस्त करने वाले संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो न्यायालय ने अपना यह मत बीरूवारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था, जो बीरूवारी यूनियन में दिया गया था वो गलत था, और कहा कि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है कि आप कर दीजिए, लेकिन जो आपके मूल विशेषता है उसमें नहीं कीजिएगा, बस आप कर सकते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके मूल विशेषताओं के। ठीक है,
न्यायालय ने कहा हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्वों पर आधारित है। बिल्कुल, यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो संरचना कायम नहीं रहेगी और यह वह संविधान नहीं होगा या यह अपनी पहचान को बनाए नहीं रख पाएगा। एक संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि संसद को राज्य व्यवस्था की इन मूलभूत और बुनियादी विशेषताओं में से किसी को भी दूर करने की शक्ति प्रदान की जा सके, है ना। तो यानी आप संशोधन कर लीजिए, लेकिन जो आपका मूल है उसमें नहीं कीजिए, मूल विशेषता में। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया था। तो इसमें से कुछ डिलीट थोड़ी ना किया गया था, ऐड किया गया था। वही सारे चीज़ ऐड किया गया था जो अंदर था, उसे बाहर उठा कर रख दिया। ठीक है, इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो संशोधन है ये वैध है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मूल विशेषता में छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे वैध माना जाए और हुजूर आज से देश में लागू होगा, चलेगा जी। ठीक है, तो मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे डर था कि ये चैप्टर शायद ख़त्म नहीं होगा, तो लेकिन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसे देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट है संघ एवं इसका इकाई क्षेत्र, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से इधर वाला जो कंसेप्ट है इसको भगाने का कोशिश किया हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़ा फैक्ट है, तो उसे इतना ना समझ थोड़ी ना है। ठीक है, बाकी सारे कंसेप्ट को हम लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, समझने का प्रयास किए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो गया होगा, अगर कुछ भूल हो गई होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा मेरे को। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो उसके लिए मेरे को सॉरी, क्षमा कीजिएगा। छोट भाई मानकर, छोट भाई नहीं तो कुछ भी मानकर, लेकिन क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही जल्दी उसे भी हम लोग रिकॉर्ड करके 6 चैप्टर को आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना काम करने होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, ओके, टाटा।